बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। हम तो ये सरकार को सत्ता से निकालने के लिए एकजुट हो रहे हैं। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। कांग्रेस तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। भाई भ्रम में रहने दीजिए ना। और जब कभी चुनाव हो जाएगा तब फिर आपको पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। संसद के मॉनसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान साफ साफ 2024 के महासंग्राम का कोलाहल सुनाई दिया। विपक्ष ने सवालों की शक्ल में मुद्दों के ऐसे तीर चलाए जिनकी चुभन मुमकिन है सत्ता पक्ष को चुनावों के अंतिम चरण तक महसूस होते रहेंगे, और सत्ता पक्ष ने जो पलटवार किया यह भी मुमकिन है कि वो विपक्ष को मतदान के अंतिम दिन तक रणनीतियों के चक्रव्यूह रचने के लिए मजबूर करते रहेंगे। 2024 के चुनावी रण में विश्वास वर्सेस अविश्वास के पहले राउंड की पूरी रिपोर्ट। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। आप हमें मत रोकेगा। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से 2 बॉल हो रहे हैं। हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है। हम हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है। इतना से जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्तर हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं। 23 दिन के मॉनसून सत्र में 24 की सूरत दिखाई दे गई। अविश्वास प्रस्ताव की बहस में सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी निश्चित विजय के विश्वास का बिगुल बजाया। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। भारत इस देश के सब लोगों की आवाज। साहब हम इंडियन मुजाहिदीन नहीं है, साहब हम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। हम वो भारतवर्ष हैं जिसको महासागर मैंने कहा, और उस महासागर में आप भी हैं, हम भी हैं। 40 हो गए। 23 में ही 24 तक की लड़ाई और 28 तक का रोड मैप दिखाया। देश का विश्वास मैं शब्दों में भी प्रकट करना चाहता हूं, और देश का विश्वास है कि 2028 में आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तब ये देश पहले 3 में होगा। ये देश का विश्वास है। न देश की चिंता है, न जनता की चिंता है। अपने गठबंधन को बचाने के लिए सारे लोग यहाँ आए। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, गठबंधन गठबंधन है। 23 में ही 24 तक गूंजते वाले मुद्दों की गूंज जो संसद में सुनाई थी वो अब बाहर तक सुनाई दे रही है। मुझे प्रधानमंत्री को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक स्टेट की हत्या की गई है। भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में। भारत माता की हत्या मणिपुर में कर दी गई और प्रधानमंत्री लोकसभा में मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं, नारे लगवा रहे हैं। कांग्रेस ने शांति के प्रस्ताव पर भी सदन में भी अशांति फैलाने का प्रयास किया और मणिपुर में भी अशांति फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे।
श्रीमान राहुल गांधी जी का लॉन्च एक बार फिर फेल और फ्लॉप हो गया। जब वो सदन में कुछ नहीं बोल पाए तो सड़क पर आकर वही गाली दोबारा निकालने का प्रयास किया। अभद्र भाषा का प्रयोग, अपशब्द कहना, झूठ बोलना एक आदत सी कांग्रेस के नेताओं की बन गई है और ये इनका अहंकार और घमंड इनको घमंडिया गठबंधन को बनाता है। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। संख्या बल के हिसाब से तय था कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा ही, गिर भी गया। फिर सवाल ये उठता है कि अविश्वास प्रस्ताव की महाबहस से सत्ता और विपक्ष दोनों को क्या हासिल हुआ? ना वालों के पक्ष में प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। क्या दम हम के इस टेस्ट से तय हो गया 2024 के चुनावों का एजेंडा? तय हो गया पक्ष विपक्ष के मुद्दों का घोषणा पत्र? तय हो गई एनडीए वर्सेस इंडिया की फाइनल चुनावी रणनीति? और क्या तय हो गया सत्ता के फाइनल का स्कोर कार्ड भी? 2024 का नैरेटिव सेट कर दिया कि जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया जिसे हमने नाम दिया है, वो भ्रष्टाचार का मसला है, परिवारवाद का मसला है और तुष्टीकरण का मसला है। फिर उन्होंने कहा कि यूपीए का, कल भी जब अविश्वास प्रस्ताव पर उन्होंने कहा कि यूपीए का क्रियाक्रम कर दिया गया। तो वो कह रहे नए पैकेज है, नया नाम है, तो वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई ये वही पुराने लोग हैं जो भ्रष्टाचार के साथ हैं, वंशवाद के साथ हैं, तुष्टीकरण के साथ हैं और मैं इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये चुनाव वर्ष है, अभी 5 राज्यों को चुनाव होने हैं बिल्कुल वर्ष के अंत में, और उसके बाद जैसे ही वो चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे उसको तुरंत 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। तो ये पूरा चुनाव वर्ष है, हम चुनाव वर्ष में हैं और इस वक्त किसी भी खेमे का, चाहे वो एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, गठबंधन हो, चाहे प्रधानमंत्री जी बोलें, चाहे राहुल गांधी बोलें, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलें, अमित शाह जी बोलें, वो 2024 का ही नैरेटिव सेट करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस में इंडिया वर्सेस एनडीए की पूरी झांकी ही दिख गई। इंडिया गठबंधन की तरफ से 13 सदस्यों ने केंद्र सरकार पर अविश्वास जताया। अधीर रंजन को अतिरिक्त समय मिला तो इस तरह कुल 14 सदस्यों ने इंडिया गठबंधन का नेतृत्व किया। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत 20 सदस्यों ने कमान संभाली। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, एसपी, जेडीयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने सरकार पर हमला बोला। एनडीए गठबंधन की तरफ से बीजेपी, शिवसेना शिंदे, अपना दल, आरएलपी, एलजेपी और नवनीत राणा ने बात रखी। 2024 में पूरी मशक्कत होगी, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के जरिए एनडीए और इंडिया दोनों को मौजूदा वक्त में अपने अपने साथी, साथ और सामर्थ्य का आंकलन करने का एक अवसर तो मिल ही गया। चुनावों से पहले गठबंधन और मुद्दों की तस्वीरें थोड़ी बहुत बदल भी सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है कि चुनावी युद्ध का यलगार हो गया। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक पक्ष और विपक्ष की तरफ से 18 घंटों तक बहस चली। जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट का भाषण देकर देश में अब तक अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के सवालों के जवाब देते देते 2024 के चुनावों का अपना एजेंडा भी साफ कर दिया। उन्होंने संकेतों में यह जता दिया कि क्यों वो 2024 का चुनावी वर्ल्ड कप जीतने के लिए आश्वस्त हैं। फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। सक्रिय राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी को अविजित रूप से 2 दशक से अधिक हो गए। उन्हें अच्छी तरह पता है कि कोई बात निकलती है तो वो कितनी दूर तक जाती है। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे पर उनकी सरकार के प्रति अविश्वास जताया तो उन्होंने जवाब देते हुए संसद के सेंट्रल हॉल से चुन चुनकर उन मुद्दों पर बोलना शुरू किया जो 2024 के चुनावों में प्रमुखता से सुनाई देंगे। परिवारवाद पर आक्रमण, गठबंधन पर प्रहार, राष्ट्रवाद पर घेराव, गाली पर संग्राम, नीति और नियत पर सवाल, सरकार का विजन। गरीब का बेटा यहाँ कैसे बैठा,
देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। अपने 133 मिनट के भाषण में 2024 के चुनावी लक्ष्य पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने चुन चुन कर तीर चलाए। उनका हर तीर चुनावी लिहाज से गढ़ा हुआ था। पहले उन्होंने अपने काम का ब्यौरा दिया। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 5 साल में 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाने का दावा। IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत से अति गरीबी को खत्म करने का दावा। सीधे खाते में पैसा पहुंचाने वाली DBT स्कीम और दूसरी योजनाओं को लॉजिस्टिकल मार्वेल कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हवाले से जल जीवन मिशन के जरिए देश के 4 लाख लोगों की जान बचाने का दावा। स्वस्थ भारत मिशन के तहत 3 लाख नागरिकों की जान की रक्षा का दावा। बैंकिंग सेक्टर में भारत के नेट मुनाफे की दर 2 गुनी होने का दावा। LIC और HAL को विकास की नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दावा। ये कालखंड जो घड़ेगा उसका प्रभाव इस देश पर आने वाले 1000 साल तक रहने वाला है। 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ इस कालखंड में अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से जो करेगा वो आने वाले 1000 साल की मजबूत नींव रखने वाला है। इसके बाद 2024 के हिसाब से अपना विजन क्लियर किया। 2028 तक भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का दावा। प्लानिंग और परिश्रम की निरंतरता बनी रहेगी। आवश्यकता अनुसार उसमें नए रिफॉर्म होंगे और परफॉर्मेंस के लिए पूरी तरह ताकत को लगाया जाएगा और परिणाम ये होगी कि हम तीसरे नंबर पर पहुंच के रहेंगे। इसके बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया पर सबसे करारा प्रहार किया। अपनी कमियों को ढकने के लिए चुनाव चिन्ह और विचारों को भी चुरा लिया। उनको लगा कि तिरंगा झंडा देखेंगे तो लोग देखेंगे उनकी बात हो रही है। ये उन्होंने खेल किया। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। भारतीय समुदाय की सामूहिक ताकत। प्रधानमंत्री मोदी को अच्छी तरह मालूम था कि वो जो बोल रहे हैं वो देश सुन रहा है और इसी के साथ वो वंशवाद, परिवारवाद, राष्ट्रवाद को लेकर आक्रामक होते गए। परिवारवाद का नुकसान देश के सामान्य नागरिक को उठाना पड़ता है। परिवारवाद सामान्य नागरिक के उसके हकों, उसके अधिकारों से वंचित है। कांग्रेस को हमेशा ये बात पसंद नहीं आई। इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है। इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी का अमोघ अस्त्र रहा है विपक्ष की तरफ से मिलने वाली गालियां। संसद के अपने भाषण में जहां भी ये मुद्दा उनके वक्तव्य में शामिल रहा। और बहस होते हुए लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं। उनकी ये फितरत है और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं।
2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से संसद में अपील की थी वो 2023 में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। हमको मेहनत करने के लिए 18 में कहा था कि 23 में आप उनकी भविष्यवाणी सच साबित हुई। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। 2023 में वो फिर विपक्ष पर 2028 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का तंज कस गए। ये उनका आत्मविश्वास भी था और विपक्ष पर मनोवैज्ञानिक लीड लेने की रणनीति थी कि 18 के बाद 23 में 5 साल मिले, थोड़ा अच्छा करते, अच्छे ढंग से करते, लेकिन तैयारी बिल्कुल नहीं थी, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई क्रिएटिविटी नहीं थी, न मुद्दे खोज पा रहे थे। पता नहीं ये देश को इन्होंने बहुत निराश किया है राष्ट्र। चलिए कोई बात नहीं, 2028 में हम फिर से मौका देंगे। लेकिन मैं इस बार उनसे आग्रह करता हूं कि जब 28 में आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हमारी सरकार के खिलाफ, थोड़ी तैयारी करके आइए। विपक्ष वॉकआउट कर गया, लेकिन प्रधानमंत्री बोलते हैं एक एक लाइन में एक एक संकेत और कार्यकर्ताओं को एक एक संदेश कि 2024 की लड़ाई की ये शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तब उनकी एक एक बात के कई कई अर्थ थे। विपक्ष के नेता नीति और नियत पर बोलते बोलते वो एनडीए का विजन, एजेंडा और लीडरशिप को भी स्पष्ट करते जा रहे थे। 2024 की लड़ाई में हर बात की कीमत है और जब मौका सीधे देश की जनता को संबोधन का हो तो हर शब्द अमूल्य हो जाता है। तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के हौसलों की धुरी भी कांग्रेस ही है। लिहाजा जब प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के नेता पर सीधा निशाना साधा तो देश के सामने नेता के तौर पर अपनी छवि मजबूत ढंग से रख दी। गरीब का बेटा यहाँ कैसे बैठा, आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, वो यहाँ कैसे बैठ गया। ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी। 2024 में भी सोने नहीं देगी। इसी तरह नीतियों पर बोलते बोलते भी पीएम मोदी एक तीर से 2 शिकार करते चले गए। कांग्रेस के शासनकाल में अर्थव्यवस्था दुनिया के क्रम में 10, 11, 12 इसके बीच में झोले खाती थी, झूलती रही थी। लेकिन 2014 के बाद भारत ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली। निशाना फिर से कांग्रेस पर था, कांग्रेस की नीतियों पर था, लेकिन लक्ष्य देश के सामने अपनी नीतियों और उसके नतीजों का रिजल्ट कार्ड रखना था और इसी के साथ आने वाले समय में एनडीए का विजन स्पष्ट करना था। जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिंदुस्तान विकसित हिंदुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और ये देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड एक नाच के पुरुषार्थ से होने वाला है, ये मेरा विश्वास। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है।
उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। क्या भाषा बोल रहे हैं आदरणीय अध्यक्ष जी। पता नहीं क्यों कुछ लोगों को भारत मां की मृत्यु की कामना करते नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? ये वो लोग हैं जो कभी लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, कभी संविधान की हत्या की बात करते हैं। दरअसल जो इनके मन में है वही उनके कृतित्व में सामने आ जाता है। साम दाम दंड भेद राजनीति की मूल संस्कृति है। बात इशारों में कही जाती है लेकिन कई गहरे अर्थ छोड़ जाती है। राष्ट्रवाद की पिच बीजेपी की जानी पहचानी है। विपक्ष को इस पर घेरना बीजेपी के लिए हमेशा आसान रहा। संसद से एक और दांव चला गया। तुम्हारी दुकान ने और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। मैं भली भांति जानता हूं कि भूखे रहने की तकलीफ क्या होती है। मैं जानता हूं कि गरीब का स्वाभिमान क्या होता है। मैं तो आपके ही परिवार का सदस्य हूं। आपका सुख दुख समझना मुझे किताबें नहीं ढूंढनी पड़ती। देश की जन भावनाओं की समझ को लेकर पीएम मोदी विपक्ष को हमेशा ही घेरते रहे हैं। चुनावी सीजन में ये आरोप और नुकीले हो जाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की बहस में ये और भी देखने को मिला। ये विपक्ष को फायदा हो सकता था अगर विपक्ष प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण सुनता, वॉकआउट न करता और जो राइट टू रिप्लाई का अधिकार है वह क्लैरिफिकेशन का जो कि गौरव गोगोई जी को मिलता, जिन्होंने प्रस्ताव मूव किया था विश्वास, तो शायद मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने जो आरोप विपक्ष पे लगाए या जो सवाल उठाए उनका वो एक समय सीमा के अंदर जवाब दे सकते थे, तो उसका फायदा विपक्ष को मिल सकता था। वो चीजें रिकॉर्ड पे आती, लेकिन उन्होंने वॉकआउट करके एक तरह से वो मौका छोड़ दिया, मौका चूक गए और आखिर में रिकॉर्ड पर और प्रधानमंत्री जी की बात आई तो जाहिर है जिसकी बात आखिर में आती है तो फायदा उसी को सबसे ज्यादा मिलता है। विपक्ष के निशाने पर पूरा एनडीए नहीं बल्कि सिर्फ प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री के निशाने पर भी पूरे विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस रही। कांग्रेस बार बार उनका अपमान करती है। विपक्ष घेरने के लिए आया था प्रधानमंत्री मोदी पूरी तैयारी के साथ, और अपने जवाबों से उन्होंने ये जता दिया कि आने वाले चुनाव में संग्राम महाभीषण होगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्षी गठबंधन इंडिया एकजुट और सरकार के सामने आक्रामक नजर आया। अविश्वास प्रस्ताव के अलावा भी इंडिया गठबंधन सरकार पर हमलावर रहता है। गठबंधन का तर्क है कि गठबंधन का नाम जब से इंडिया तय हुआ है तब से मोदी सरकार बैकफुट पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण के दौरान इसकी एक काट भी निकाली और एनडीए को लड़ने का नया आत्मविश्वास भी दे दिया। एनडीए और बीजेपी भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से बाकी यही तस्वीर है संसद की जो 2024 के कुरुक्षेत्र में सत्ता और विपक्ष के खेमों को दर्शाती है। विपक्ष को भरोसा है गठबंधन इंडिया की ब्रांडिंग पर और सत्ता पक्ष का यकीन है मोदी ब्रांड पर। जब इतनी सानुकूल वातावरण, गठबंधन इंडिया के गठन के बाद से ये लड़ाई खुलकर सामने आ गई थी। अविश्वास प्रस्ताव की बहस के दौरान ये और 2 कदम आगे बढ़ी। देश की जनता का विश्वास हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर हर चुनाव के साथ बढ़ता जा रहा है। 24 में इससे बड़ा जनादेश हम लोग लेकर आएंगे। आप एक बार नहीं 100 बार प्रधानमंत्री बने, हमें कोई फर्क नहीं।
इसमें हमें कोई लेना देना नहीं। हमें लेना देना भारत की आम जनता के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज चल चुका है अमृत काल से शताब्दी काल के सफर पर। विश्व गुरु के रूप में भारत स्थापित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जब खड़े होकर जवाब देंगे, हम उनसे पूछना चाह रहे हैं, पॉइंटेड क्वेश्चन है, क्या देश बड़ा है या हिंदुत्ववाद गोलवालकर की आइडियोलॉजी बड़ी है? अविश्वास प्रस्ताव का बहाना था, संसद की पिच थी। प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष के खिलाफ खुलकर खेलने का मौका मिल गया। उन्होंने पहला शॉट गठबंधन इंडिया पर ही मारा। अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। पूरा करने का संकल्प और संकल्प एनडीए को आगे रखते हुए गठबंधन इंडिया के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी ने करारा वार किया। घमंड का जो आई है ना, आई वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे। गठबंधन के साथियों को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने गठबंधन की काम और नियत पर जमकर प्रहार किया। हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। तमिलनाडु सरकार में एक मंत्री। विपक्ष भले यूपीए की पहचान से छुटकारा पाने की कोशिश करते हुए इंडिया नाम पर जोर दे रहा हो, लेकिन पीएम मोदी ने फिर पुरानी कहानी याद दिलाने की कोशिश की। आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है। चुनावों में अभी कुछ महीनों का वक्त है। पीएम मोदी ने अपनी स्पीच के दौरान विपक्षी गठबंधन पर आरोप लगाते हुए एक तीर से 2 शिकार किए। पहला, गठबंधन के साथियों को संदेश कि गठबंधन में रहना घाटे का सौदा है। दूसरा, देश की जनता को ये संकेत कि अवसरवादी गठबंधन है जो चुनाव बाद सत्ता के लिए टूट जाएगा। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। अभी हालात ऐसे हैं, इसलिए हाथों में हाथ। जहां हालात तो बदले, फिर छुरियां भी निकलेगी। नाम और काम की लड़ाई अभी और बढ़ेगी। संसद में सबके तेवर जनता ने देख लिए। इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। अभी सड़कों पर और भी आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलेंगे। 3 दिनों तक चली अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के बाद सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष को हासिल क्या हुआ।
प्रधानमंत्री मोदी के धारदार आरोपों के चलते विपक्ष संसद से वॉकआउट कर गया। दूसरे, पता था विपक्ष को कि लोकसभा में संख्या बल भी साथ नहीं है और प्रस्ताव में उनकी हार ही होनी है। इसके बाद भी प्रस्ताव लाया गया। आखिर इसके पीछे विपक्ष की रणनीति क्या रही? दूर युद्ध से भागते नाम रखा रणधीर, भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। प्रधानमंत्री के जवाबों के बीच सदन छोड़कर जाना पड़ा। सत्ता पक्ष की ओर से तीखे प्रहारों का सामना करना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पर भी हार का मुंह देखना पड़ा। विपक्ष ने फिर मॉनसून सत्र से पाया क्या? विपक्ष का तर्क है कि ये लड़ाई नंबर गेम की थी ही नहीं, जो मकसद था वो पूरा हुआ। सिर्फ ओपीएम वाला लाइन निकाल लिया। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव की ताकत पे ही हम लोग सदन में उनको आने में बाध्य किया। तो ये बात मैंने उठाया था वहां, जे प्रधानमंत्री जी अविश्वास प्रस्ताव के तहत आपको सदन में हमें लाने पड़ी। It reminded me the 1926 Act of Kolkata Corporation. लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि आप एक बहुत ही खतरनाक बिल लेकर आए। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। ये आप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। संसद में बार बार गठबंधन इंडिया की गूंज सुनाई देती रही। सत्ता पक्ष ने बार बार गठबंधन के साथियों को उकसाया, लेकिन हर घटक साथ बना रहा। कम से कम 2024 के चुनावों से पहले गठबंधन की एकता का एक टेस्ट हो गया। ये चाहते हैं कि जो भी आवाजें बोलने वाली हैं सरकार के खिलाफ, उनको बस मुंह पे ताला लगा दो, इस संसद को खत्म करो। सारा बवाल यही होता है। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे। कहा गया आपका बेटी बचाओ स्लोगन, आज बेटी जला रहा है, आज बेटी जल रहा है, आज मणिपुर जल रहा है, आज पूरा देश जल रहा है। लेकिन मणिपुर की दंगा, मणिपुर विपक्षी गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव तो लाया था मणिपुर मुद्दे पर, लेकिन इस दौरान उसने वादी मुद्दों पर भी सरकार को जमकर घेरा। रोजगार के मामले में सरकार पर फेल होने का आरोप, बेलगाम महंगाई पर सरकार के फेल होने का आरोप, महिलाओं की स्थिति पर सरकार पर असंवेदनशीलता का आरोप, किसानों की समस्याओं की तरफ से सरकार पर अनदेखी का आरोप, मणिपुर के जरिए सरकार की डबल इंजन सरकार पर प्रहार। प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर पर क्यों मौन हैं? शायद उस प्रश्न का उत्तर भी 3 है। पहला उत्तर कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं। इसके अलावा विपक्ष को उम्मीद शायद पुराने एक इतिहास से भी है। बात 2 दशक पहले से शुरू होती है। तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, अब नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। तब 2003 में आम चुनाव से 9 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब 2024 के आम चुनावों के हिसाब से 8 महीने पहले लाया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अविश्वास प्रस्ताव शान से जीता था। नरेंद्र मोदी भी अविश्वास प्रस्ताव आराम से जीत चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में हुए आम चुनावों में जनता का विश्वास नहीं जीत सके और एनडीए की हार हुई। 20 साल बाद विपक्ष की यही कोशिश है कि इतिहास शायद खुद को फिर से दोहराए। 24 सीटें हैं एनडीए के पास, बीजेपी के पास, जो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीती गई है। 140 सीटें हैं जो करीब करीब 2 लाख 3 लाख वोटों से ज्यादा जीती गई है। तो इस तरह की वोट हैं। यदि दूसरी तरफ देखें तो जो 190 सीटों 199 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस का मुकाबला हुआ था, उसमें 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। तो उसमें से वो कितनी सीटें निकल पाती हैं? इंडिया वर्सेस एनडीए का मुकाबला यदि क्षेत्रीय दलों से देखें, यानी जो राज्यों में दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की टीएमसी हो या आम आदमी पार्टी हो या
डीएमके हो या तमाम तरह बीजेडी है और तमाम तरह की पार्टी, तो कांग्रेस के मुकाबले जो क्षेत्रीय दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मजबूती से मुकाबला दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के बाद विपक्ष के पास कहने को है कि उसने सरकार को घेरा और सरकार सवालों से बचती नजर आई। जनता के बीच वो इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर ले जाने के लिए तैयार है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए जनता के बीच अपना पक्ष रखने का एक जरिया था, लेकिन सवाल यह भी है कि अविश्वास की लड़ाई में जनता का विश्वास किसके साथ होगा। 2014 के कार्यकाल को लेकर विपक्ष ने 2018 में अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार की परीक्षा ली थी। 2023 में फिर वही कहानी है, जवाब जनता को देना है। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है। आप तो नामदार हैं, नामदार, हम तो कामदार हैं। आपकी आंख में आंख डालने की हिम्मत हमारी नहीं। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। गरीब, किसान, महिला सुरक्षा, रोजगार, कारोबार को लेकर विपक्ष ने 2018 में सरकार को घेरा और 20 जुलाई 2018 को विपक्ष की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। इस अविश्वास प्रस्ताव पर तकरीबन 11 घंटे की जोरदार बहस हुई। मेरा जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हमने मूव किया था, माफी मांगनी पड़ेगी। आपने कहा फ्रांस के राष्ट्रपति ने वापस कहा है आपको देश से माफी मांगनी। वोटिंग का समय आया तो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 वोट पड़े थे, जबकि समर्थन में सिर्फ 126 वोट ही पड़े। सरकार भारी बहुमत से जीती। कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, फाइलों का तौर तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के उस समय विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था और इसके कुछ महीनों के बाद 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए। जनता के विश्वास की कसौटी पर भी सरकार को 2014 के मुकाबले बड़ी जीत हासिल हुई। 2014 में बीजेपी को 282 सीटें मिली थी और बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए के खाते में कुल 336 सीटें आई, जो बहुमत से काफी ज्यादा थी। 2014 में कांग्रेस को 44 सीटें ही मिली तो यूपीए की संख्या 59 थी। और जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी ने अकेले ही 303 सीटों पर कब्जा किया था और एनडीए को कुल 353 सीटें मिली थी। 2019 में कांग्रेस के खाते में 52 सीटें गईं, तो यूपीए का आंकड़ा 100 से नीचे 92 सीटों पर ही सिमट गया। वो एक ऐसे नेता का भाषण था जो जनसभा में, चुनावी सभा में कोई लोकप्रिय नेता जिस तरह भाषण देता है उस शैली में उन्होंने भाषण दिया। उसमें हास्य भी था, उसमें कटाक्ष भी थे, उसमें कुछ तथ्य भी थे, उसमें कुछ जो है आगे की योजनाएं भी थी, आत्मविश्वास भी था। और जब उन्होंने कहा कि आप 2028 में फिर लेके आएंगे अविश्वास प्रस्ताव, तो तैयारी के साथ लेके आइएगा, तो तंज भी था विपक्ष पर। तो एक तरह से उनका भाषण जो है वो सब कुछ उसमें था और मुख्य रूप से 2024 की जो लड़ाई है उसके हिसाब से उनका भाषण था। प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। 2023 के इस अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी एक राय बनने लगी
अविश्वास प्रस्ताव की पूरी डिबेट देखें, हम 3 दिन की जो बहस देखे, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ भी दें तो भी प्रधानमंत्री के अलावा जिन लोगों ने भाषण दिया, चाहे उसमें अमित शाह साहब हों, होम मिनिस्टर के तौर पर वित्त मंत्री रही हैं निर्मला सीतारमण, तो उन सब लोगों ने अपना अविश्वास प्रस्ताव का सबसे बड़ा फायदा उठाया सरकार के कामकाज को लेकर कि सरकार के कामकाज में क्या क्या फायदा, जन कल्याण की योजनाएं ली गई, उन सब का लेखा जोखा उन्होंने वहां पर रख दिया और विपक्ष उस पर मोटे तौर पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करने में कामयाब नहीं रहा, तो उसका नुकसान हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने जब भाषण दिया तो उन्होंने तो पूरा नैरेटिव ही सेट कर दिया है 2000। विपक्ष की उम्मीद यही है कि इस बार अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कुछ ऐसे बुनियादी सवालों को उठाया गया है जो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों तक सरकार का पीछा करेंगे और सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। हमें मणिपुर में दौरा करना था। जब हम मेते एरिया में गए, हमें साफ कहा गया था कि अगर आपकी सिक्योरिटी डिटेल में कोई भी कुकी होगा उसको आप यहां मत लाइए क्योंकि हम उसको मार देंगे। और जब हम कुकी के एरिया में गए, हमें कहा गया अगर कोई मेते आपकी सिक्योरिटी डिटेल में होगा उसको आप मत लाइए, उसको हम गोली मार देंगे। हम जब गए, हमें मेतेज को परे करना पड़ा, हमें कुकीज को परे करना पड़ा। मतलब एक स्टेट नहीं है, आज 2 स्टेट है। स्टेट की हत्या कर दी गई है और उसको चीर दिया गया है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा में प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक भाषण दिया। सबसे बड़ा विपक्ष नजर आया। राहुल गांधी की सदस्यता भी बीच संसद सत्र के दौरान बहाल हो गई, लेकिन याद रहेगा राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर शुरू हुआ विवाद और सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए गए आरोप भी। तय जनता को करना है कि किस पर विश्वास, किस पर अविश्वास। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।